नमस्कार। बुल्ली बाई, सुल्ली और इस तरह के ऐप्स के बारे में तो अब कम से कम ट्विटर पे जो लोग हैं, जो लोग सोशल मीडिया पे हैं, उनमें सबको पता चल ही गया है। सबको ये पता है कि ये ऐप बनाए गए, इन ऐपों पर महिलाओं की बोलियां लगाई गई, मुस्लिम महिलाओं की बोलियां लगाई गई। और जब मुंबई पुलिस ने जांच की तो पता चला इसके पीछे एक विशाल झा नाम का युवक है, जिसकी उम्र 21 साल है, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है बेंगलोर में। दूसरा नाम आया 18 साल की एक लड़की श्वेता सिंह का, जो उत्तराखंड की रहने वाली है, रुद्रपुर की शायद रहने वाली है, जिसके बारे में पता चला कि पिछले कोविड के टाइम में उसके पिताजी की डेथ हो गई थी। 2011 में कैंसर से उसकी मां की डेथ हो चुकी है। और अब यह आ रहा है कि तीसरा भी एक बंदा है जो इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट है। जाहिर तौर पे स्टूडेंट है तो यही 20-21-22 साल की उसकी भी उम्र होगी। बहुत सारे लोग हैरान हुए कि 21 साल और 18 साल, ये जो बिल्कुल युवा उम्र मानी जाती है, इस उम्र के लोग इस हद तक नफरत में फंसे हुए हैं। हैरानी की तो कोई बात खैर है नहीं। हैरान आप तभी हो सकते हैं जब अपने अगल बगल के माहौल से आपने आंख मूंद ली हो, जब आप ये ना देख पा रहे हो कि 5वीं में पढ़ने वाले, चौथी में, तीसरी में, दूसरी में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं अपने मुस्लिम क्लास फेलोज से पूछते हैं कि तुम पाकिस्तानी हो। जिस तरह का रेडिकलाइजेशन समाज में हुआ है, दिन रात मीडिया जिस तरह से हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान हिंदुस्तान कर रहा है, कोई भी टीवी चैनल आप खोल के देखिए, उस पर 24 घंटों में मुझे लगता है कि 15-16 घंटे तो यही बहस चलती रहती है, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, ये और वो। आप हमारी जो लीडरशिप है इस समय, जो हमारे नेता हैं, उनको देख लीजिए, चुनावी भाषणों में किस तरह की बातें होती हैं, किस तरह से चीजों को हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जाती है। और जब ये कोशिशें की जाएंगी तो जो यंग माइंड होता है, जो युवा दिमाग होता है, उस पर इसका असर तो होना ही होना है। मैं आपको गोडसे की याद कराऊं। गोडसे को अगर आप देखें तो गोडसे कौन था? बहुत ईमानदारी से अगर देखा जाए तो एक बेहद गरीब परिवार में पैदा हुआ। पिता उसके पोस्ट ऑफिस में मामूली नौकरी करते थे। आर्थिक स्थिति ऐसी थी, पढ़ लिख पाया नहीं था ठीक से, हाई स्कूल फेल हो गया था। तो आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि बढ़ईगिरी का काम सीखा था, लकड़ी का काम उसने सीखा था कि इसके बहाने जो है अपना काम चलाएगा। लेकिन आदर्शवादी था, आजादी की लड़ाई को देख रहा था, बाकी सारी चीजों को देख रहा था। और इस बीच में उसके पिता का ट्रांसफर हुआ रतनगिरी, और रतनगिरी में सावरकर साहब थे। उस जमाने में सावरकर साहब का बड़ा नाम सुना था उसने। सावरकर साहब से मिलने गया, और मिलने के बाद वो कहां तक पहुंचा, कैसे एक हत्यारे में बदला, ये सब आप जानते हैं। तो यंग माइंड जो होता है, उसके दिमाग में आदर्श होते हैं, उसके दिमाग में दुनिया को बदल देने का मामला होता है। और उसमें जब जहर भरा जाता है तो इस तरह की चीजें आती हैं सामने, जो अभी आप देख पा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ आती है। अभी हमने देखा कि ये ऐप का मामला खत्म भी नहीं हुआ था कि एक दूसरी बात आ गई कि इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो यही सारा कुछ हिंदू महिलाओं के साथ करते हैं। टेलीग्राम के एक ग्रुप का उदाहरण आया, मैंने उसको ट्वीट भी किया था। उस पर दिल्ली और मुंबई पुलिस दोनों से रिक्वेस्ट किया था कि जो लोग उसके खिलाफ हैं, जो लोग उसमें शामिल हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए। हालांकि कार्रवाई कब होगी, कैसे होगी, पता नहीं। तो ये रेडिकलाइजेशन दोनों तरफ होता है। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा जर्मनी का एग्जाम्पल मैं क्यों दे रहा हूं? क्योंकि जैसे अपने देश में इस समय यति नरसिंहानंद और कालीचरण और बाकी सारी चीजों से आप परिचित हैं, जैसे अपने देश में इस समय मुसलमानों को देश का दुश्मन बनाया जा रहा है, जिस तरह अपने देश में इस समय यह साबित किया जा रहा है कि देशभक्ति या राष्ट्रभक्ति का इकलौता मतलब यह है कि आप मुसलमानों से नफरत करें, उसी तरह जर्मनी में नाजी दौर जो था, हिटलर का दौर था, उस जमाने में यह माहौल बनाया गया था कि इस देश में जितनी भी समस्याएं हैं, जर्मनी में जितनी भी समस्याएं हैं, उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो यहूदी हैं। और यहूदियों का जिस तरह से नरसंहार हुआ और यहूदियों के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ, उस सबसे आप लोग परिचित हैं। अगर आप उस इतिहास को देखेंगे तो उसमें जो यूथ ब्रिगेड थी, जो हिटलर की यूथ ब्रिगेड थी, वो ऐसा नहीं है कोई 25, 26, 30 साल के ऊपर के लोगों के लिए ही थी। आप देखेंगे कि स्कूलों में इस तरह का माहौल बना हुआ था कि जो स्कूलों में बच्चे सीख के जा रहे थे, वो अपने पिता, अपनी मां, अपने भाइयों की भी जासूसी कर रहे थे। दिमाग में इस कदर ठूस ठूस कर भर दिया जाता है कि आपको लगता है कि युवा दिमाग किस तरह से सोचता है, उस पर सोचिए। उस उम्र में उसको लगता है
कि अगर कुछ आदर्श है, अगर कुछ महान है, तो वो वही नफरत है जिस नफरत के सहारे वो पल रहा है। और उसमें अगर यहूदियों से सिंपैथी रखने वाला, यहूदियों की मदद करने वाला, या हिटलर की बात को गलत कहने वाला उसका अपना बाप, उसकी अपनी मां या उसका अपना भाई होता था, अपना पड़ोसी होता था, तो वो उसको भी देश का दुश्मन समझना शुरू कर देता था और उसके साथ वही व्यवहार करता था जो दुश्मन के साथ करते हैं, जासूसी, गिरफ्तार करवाना वगैरह वगैरह। दुर्भाग्य से हमारे देश में आजकल ऐसा ही माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। क्यों गांधी से इतनी नफरत है इनको? क्यों कोई कालीचरण? अभी कल मैंने देखा कि नरसिंहपुर जो मध्य प्रदेश है, वहां पर किसी ने कहा, फिर माफी मांग ली जब केस वेस हुआ, तो यति नरसिंहानंद को रोज आप लोग देख ही रहे हैं। क्यों गांधी के खिलाफ ऐसा माहौल बनाया जा रहा है? क्योंकि गांधी इस नफरत के खिलाफ थे, क्योंकि गांधी लगातार ये समझा रहे थे कि अगर हिंदू और मुसलमान लड़ते रहेंगे तो देश का बंटवारा हो जाएगा। क्योंकि गांधी लगातार ये कह रहे थे कि देश को बंटवारे से रोकने का एक ही तरीका है कि हिंदू और मुसलमान एक होकर लड़ाई लड़ें। और आज मजेदार बात यह है कि उसी गांधी पर बंटवारे की जिम्मेदारी डाल दी जाती है। मैंने पहले भी कहा है, फिर कह रहा हूं कि बंटवारे की जिम्मेदारी किसकी होती है? घर कब बंटता है? फर्ज कीजिए एक घर है जिसमें दो भाई हैं, दिन रात लड़ रहे हैं, दिन रात एक दूसरे के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, एक दूसरे को मारने की कोशिशें कर रहे हैं। ऐसे में अगर वो घर बंट जाएगा तो क्या बाप जिम्मेदार है उसके लिए? वो बाप जिम्मेदार है जो लगातार समझा रहा है कि भाई मिलजुल कर रहो ताकि घर एक रहे? नहीं, घर के बंटवारे के लिए उनकी आपसी नफरत जिम्मेदार है। इसीलिए देश के बंटवारे के लिए वो लोग जिम्मेदार थे जिन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में नफरत भरी, चाहे वो जिन्ना हो, चाहे सावरकर हो, चाहे आरएसएस के लोग। और इसी बात पर पर्दा डालने के लिए बार बार गांधी को गालियां दी जाती हैं। अगर लौट के अपने वर्तमान पे आए तो आप देखिए कि हम किस तरह का समाज बना रहे हैं। पहला काम तो यह हुआ कि दंगों के बाद घेटोवाइजेशन हुआ, हिंदू अपने घेटों में हो गए। हम जिस तरह की सोसाइटीज में रहते हैं, अर्बन मिडिल क्लास, आप देखिए वो सोसाइटीज क्या है। वो सोसाइटीज बेसिकली गांव के एक टोले की तरह हैं जिसमें एक ही तरह की जातियों के लोग, तथाकथित उच्च जातियों के लोग ज्यादातर, और मिडिल क्लास के लोग रहते हैं। ऐसी सोसाइटीज हैं जिसमें मुसलमान मकान ले ही नहीं सकते हैं। अगर लिखित नियम नहीं है तो भी मकान लेना मुश्किल है। और अब धीरे धीरे ये भी हालत बनी है, बल्कि बनी हुई है, कि मुसलमान छोड़िए दलित भी मकान नहीं ले सकते। मैं गुजरात अभी गया था किसी कार्यक्रम में, वहां लौटते हुए फ्लाइट काफी लेट हो गई तो रात को मुझे एक साहब के घर रुकना पड़ा। वो घर जिस सोसाइटी में था उसकी हालत ये थी कि एक खास जाति के अलावा कोई और उसमें मकान ले ही नहीं सकता था। यानी इस तरह का घेटो बन रहा है जिसमें आसपास एक ही जाति के, एक ही तरह सोचने वाले लोग रहते हैं। इनमें पलने वाले बच्चे कैसे होंगे? वो बच्चे जिन्होंने बचपन से किसी मुस्लिम परिवार की या किसी और दूसरी दलित जातियों के परिवार को देखा ही नहीं है, उनके मन में वही इंप्रेशन बनेगा जो इंप्रेशन उनकी सोसाइटी के जो डोमिनेंट लोग हैं वो बना रहे हैं। साथ में मीडिया तो है ही। तो हम इस तरह का एक समाज बना रहे हैं जो बेसिकली कई तरह के घेट्टोज का समुच्चय है। और ये एक तरफ नहीं होगा, मैं पहले भी कह चुका हूं। जब यहां इतनी नफरत मुसलमानों के मन में भरी जाएगी तो जो मुसलमानों का घेट्टो होगा, ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि वहां पर भी हिंदुओं के लिए उतनी ही नफरत भरी जाए। जब दलितों के बारे में घटिया सोच आप लगातार मजबूत करेंगे तो आप उनसे यह शिकायत नहीं कर सकते हैं कि वो ब्राह्मणों को या क्षत्रियों को गाली दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप उनके प्रति लगातार नफरत से भरेंगे तो वो कोई किताबें पढ़ के सिद्धांत नहीं सीखेंगे। सबसे पहले वो ये सीखेंगे कि ये वो लोग हैं, ये जातियां वो हैं जो हमसे नफरत करती हैं। आज तो हालत ये हो गई है कि दक्षिण भारत के बारे में हमारे पास मजाक हैं। जो उत्तर पूर्व के हमारे राज्य हैं, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे मेघालय हो, चाहे असम हो, चाहे बाकी राज्य हो, उनके चेहरे मोहरे को लेके हम घटिया बातें करते हैं। सिखों को लेके घटिया बातें करते हैं। जम्मू और कश्मीर को तो छोड़ ही दीजिए कि कश्मीर तो हमारी नफरत का केंद्र बन चुका है। तो जरा सोच के देखिए कि क्या देश का मतलब ये छोटा सा जो हिंदी बोलने वाला प्रदेश है, यूपी, एमपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, सिर्फ इतना ही देश है? जो हमसे अलग है वो देश नहीं है? या हम ये चाहते हैं कि जो हमसे अलग है वो हमारे जैसे बन जाए? ऐसा कैसे होगा?
देश कैसे बनता है? देश ऐसे बनता है कि वहां के हर नागरिक को आपको सम्मान करना पड़ता है। और हमारा देश तो विविधताओं में एकता के सिद्धांत पर ही बना था। जहां ढेरों बोलियां हैं, जहां ढेरों भाषाएं हैं, जहां ढेरों धर्म हैं, जहां ढेरों जातियां हैं, जहां ढेरों राष्ट्रीयताएं हैं, इनको आप एक जैसा कैसे बना सकते हैं? कैसे ऐसा हो सकता है कि मद्रास में रहने वाला व्यक्ति, चेन्नई में रहने वाला व्यक्ति उसी तरह सोचे या उसी तरह दिखे जैसा दिल्ली में रहने वाला होता है? और क्यों ऐसा होना चाहिए? मातृभाषा का सवाल हो, बाकी सारी चीजों का सवाल हो, हम क्यों ऐसा चाहते हैं कि जैसा हम करते हैं वही सबको करना चाहिए? मैं अपना उदाहरण दूं, मैं उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ, हिंदी भाषी प्रदेश में पैदा हुआ, इसलिए मैं हिंदी बोलता हूं। तो जो बंगाल में पैदा हुआ उसको बांग्ला बोलने का भी उतना ही हक है, और अपनी भाषा से प्यार करने का, अपनी भाषा का सम्मान करने का और अपनी भाषा से गर्व करने का भी उतना ही हक है उसे जो कर्नाटक में पैदा हुआ, जो तमिलनाडु में पैदा हुआ, जो गुजरात में पैदा हुआ, जो महाराष्ट्र में पैदा हुआ। इसी तरह जो जिस धर्म में पैदा हुआ उस धर्म से उसको प्यार करने का या ना प्यार करने का उतना ही हक है जितना मुझे। इस देश में चाहे वो मेघालय का नागरिक हो, चाहे पंजाब का नागरिक हो, चाहे कश्मीर का नागरिक हो, चाहे तमिलनाडु का नागरिक हो, वो इस देश का नागरिक इसलिए है क्योंकि वो इस देश से प्यार करे और बदले में देश उसको उतना ही प्यार करे और उसको अपने तरीके से जीने का हक हो, उसको सिर उठा के चलने का हक हो। उसकी धर्म, उसकी जाति, उसकी क्षेत्रीयता के आधार पर उसका मजाक न उड़ाया जाए। मैं यहां वो शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आप जानते हैं कि दिल्ली जैसी जगह पे किन शब्दों का उपयोग किया जाता है उत्तर पूर्वी राज्यों से आने वालों के लिए। यहां आप जानते हैं कि कश्मीरियों के साथ क्या व्यवहार किया जाता है। यहां आप जानते हैं कि दक्षिण भारतीयों के साथ उनके रंग को लेके, उनकी बनावट को लेके किस तरह की घटिया बात की जाती है। और जब ये युद्ध जैसी स्थिति तक पहुंचता है तो सबसे आसान होता है एक दूसरे की महिलाओं का अपमान करना। कबीलाई मानसिकता समझते हैं ना? कबीले क्या करते थे? जब दूसरे कबीलों पर आक्रमण करते थे तो वहां की महिलाओं को अपमानित करते थे, वहां के जानवर और वहां की महिलाओं को लूट ले आते थे। अगर कबीला से हम मनुष्य बने हैं, अगर कबीलाई व्यवस्था से लोकतांत्रिक व्यवस्था तक पहुंचे हैं, तो यकीन जानिए कि ये जो एक दूसरे की महिलाओं की तरफ घटिया बातें करने का नया ट्रेंड चला है, ये ट्रेंड हमको फिर से उसी कबीलाई मानसिकता तक पहुंचा रहा है। हमारे यहां कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मैं पूज्यन्ते में भरोसा नहीं रखता, और मैं सैकड़ों साल पहले कही गई इस बात से, या जिसने भी ये बात कही होगी उससे भी ये उम्मीद नहीं करता कि स्त्रीवाद, बराबरी और बाकी सारी चीजों की समझ उसको होगी। निश्चित रूप से इस समय पूजा करने की बात नहीं है, अपने बराबर समझे जाने की बात है। लेकिन इसके पीछे जो मंशा है उसको समझिए कि कहा यह जा रहा है कि जो औरतों की इज्जत जहां पे होती है वहां स्वर्ग होता है, वहां देवता बसते हैं। देवता बसने में भी किसी देवता की कल्पना मत कीजिए। देवता बसना एक मुहावरे की तरह लीजिए, जिसका अर्थ यह है कि जहां सब कुछ सुंदर होता है, जहां चीजें बेहतर होती हैं। और ये सच्चाई है, जिन घरों में औरतों की इज्जत होती है, जिन घरों में औरतों को दबाया नहीं जाता है, वो घर आदर्श घर होते हैं। वहां की औरतें पढ़ती हैं, लिखती हैं, आगे बढ़ती हैं और अपने देश, समाज और अपना खुद का जीवन बेहतर बनाती हैं। और इसके विपरीत औरतों के प्रति जो गाली गलौज का भाव रखता है, जहां औरतों का अपमान होता है, वो देश कैसा होगा, वो घर कैसा होगा, वो समाज कैसा होगा, आप समझ लीजिए। मैं बस इतना कह के अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। बात तो घंटों की जा सकती है कि ये जो नफरत फैलाई जा रही है ये पहले ही काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। किसी एक नेता की भक्ति में, किसी एक पार्टी की भक्ति में इस हद तक न गिर जाइए, ये खतरा आपके दरवाजे तक पहुंच जाए और देश एक ऐसे गृह युद्ध में उलझ के रह जाए जहां घर घर के अंदर ये युद्ध चल रहा हो, जहां बाहर से बंटवारा भले न हो लेकिन भीतर से हम बुरी तरह बंट जाए। चाहे हिंदू करे, चाहे मुसलमान करे, चाहे सिख करे, चाहे कोई करे, लेकिन इस तरह की हरकत अगर कहीं हो रही है तो उसके खिलाफ खुलकर आवाज उठाइए। आखिरी बात, सबसे बुरा क्या है? हमारे देश में एक सरकार है, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है, उसमें महिलाएं भी मंत्री हैं, पुरुष भी मंत्री हैं।
किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा इस तरह की घटना पर कोई स्टैंड न लिया जाना बताता है कि हमारी सरकारें, हमारी सरकार बेसिकली केंद्र सरकार, इतनी बड़ी परिघटना को, देश के इस तरह से नष्ट होते जाने को, देश में औरतों के प्रति इतनी घृणा पैदा होते जाने को, देश में दोनों धर्मों, तीनों धर्मों, चारों धर्मों, जितने भी धर्म हैं उनके बीच में जो हमारी नफरत की खाई के लगातार गहरे होते जाने को गंभीरता से नहीं ले रही है। दुखद यह है कि उसके नेता चुनाव प्रचारों में या फिर टीवी चैनलों पर ऐसी भाषा प्रयोग कर रहे हैं कि कई बार ऐसे तत्वों को उनसे बढ़ावा मिलता है। आज हो सकता है कि ये सब चुनावी जीत में फायदेमंद हो, आज हो सकता है कि इनके चलते कुछ प्रदेशों में और सरकार बन जाए, एक आध बार और केंद्र में सरकार बन जाए, लेकिन अगर आप देश के भविष्य को देखेंगे तो ये बेहद बेहद खतरनाक मामला है जिसकी कीमत हमारी कई पीढ़ियों को चुकानी पड़ेगी। मेरी आवाज वहां तक तो शायद ना पहुंचेगी, लेकिन जो भी लोग सत्ता में हैं उन्हें ये बात समझ लेनी चाहिए कि इस थोड़े से स्वार्थ में देश का वो बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। अभी इतना ही। अभी तक मैं लगातार इतिहास पर ही वीडियो बनाता रहा हूं, लेकिन अब मेरी कोशिश होगी इतिहास के साथ साथ वर्तमान के कुछ मुद्दों पर भी मैं अपनी टिप्पणी दूं, जहां तक पहुंचे, जितनी पसंद आए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।